अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वी कैन से गुड आफ्टरनून। 700 प्लस संभव है कि इस मंच से मैं दानिश कलीम आपके साथ दूसरी बार हाजिर हूँ अपने इस लेक्चर के सीरीज़ के सेकंड लेक्चर के साथ। हमने लास्ट लेक्चर में बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी और वहाँ हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनरा के ऊपर हमने एक पूरा लेक्चर आपके साथ डिस्कशन किया था। आज की जो स्लाइड है उसके अंदर हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। आर.एच. व्हिटेकर जिन्हें जो किंगडम दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसका दूसरा किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा। हमने पहले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आर.एच. व्हिटेकर ने उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को रखा जो कि यूनिसेलुलर थे और क्या थे, यूकैरियोटिक थे, मतलब सिंगल सेल्ड वाले ऑर्गेनिजम्स, और क्या थे, जो कि यूकैरियोटिक थे, मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियर बाउंड्री आ चुकी थी। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड में कि किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बोलते बेटा कि इस किंगडम की बाउंड्री फिक्स नहीं है, ठीक है। इसको और न्यूक्लियर बाउंड्री का फिक्स नहीं होने में डिफरेंशिएट करना होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स की न्यूक्लियर बाउंड्री फिक्स नहीं होती। वैसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियर बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। हमने इनको मोनरा में पढ़ा है। मोनरा के अंदर हमने पढ़ा बेटा वहाँ पे न्यूक्लियर बाउंड्री एब्सेंट होती है, इसलिए उनको कहते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब बेटा इनकी न्यूक्लियर बाउंड्री फिक्स है लेकिन इनकी किंगडम की बाउंड्री फिक्स नहीं है। मतलब इनके अंदर आपको हर तरीके के जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं सभी तरह के यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। प्लांट लाइक बिहेवियर वाले, एनिमल लाइक बिहेवियर वाले, फंगस लाइक बिहेवियर वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसीलिए कहते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं है। तो चलिए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ओके, चलिए जो आज का लेक्चर है उसका बेसिकली शेड्यूल प्लान ये है कि पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, उसके बाद हम उसके डिवीजन क्राइसोफाइट्स, फिर पायरोफाइट्स, देन यूग्लेनोफाइट्स, फिर स्लाइम मोल्स, और फिर लास्ट में हम किसको डिस्कस करेंगे, प्रोटोजोन्स को। मैंने आपसे कहा था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आप तमाम तरह के ऑर्गेनिज्म्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्राइसोफाइट्स, पायरोफाइट्स एंड यूग्लेनोफाइट्स के अंदर आप प्लांट बिहेवियर वाले प्रोटिस्टा की स्टडी करेंगे। स्लाइम मोल्ड्स के अंदर फंगस बिहेवियर वाले प्रोटिस्टा की स्टडी की जाती है। और वहीं अगर हम प्रोटोजोआ, प्रोटो मींस फर्स्ट, जोआ मींस एनिमल, तो यहाँ पे अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें बेटा तो प्रोटोजोआ के अंदर हम वैसे ऑर्गेनिजम्स का डिस्कशन करेंगे जो कि एनिमल लाइक बिहेवियर को शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस किंगडम की, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहला हमने क्या कहा कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे बेटा कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। सारे के सारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। और कैसे बेटा, सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक मतलब बेटा साफ है कि सिंगल सेल्ड वाले होंगे। यूनिसेलुलर मतलब क्या है बेटा, सिंगल सेल्ड वाले होंगे, सिंगल सेल्ड। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बेटा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मोनरा में प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियर बाउंड्री फिक्स नहीं थी, यहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर बाउंड्री क्या है, फिक्स। द मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा हैव कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, जो मैंने आपसे कहा अभी, प्लांट वाले कैरेक्टर भी हो सकते हैं, एनिमल लाइक वाले भी हो सकते हैं, और फंगस वाले भी हो सकते हैं। इसीलिए बेटा इस किंगडम की बाउंड्री फिक्स नहीं है। इसकी न्यूक्लियस बाउंड्री फिक्स है क्योंकि यूकैरियोटिक है, लेकिन क्या फिक्स नहीं है, इस किंगडम की बाउंड्री फिक्स नहीं है। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये प्लांट लाइक बिहेवियर शो करते हैं तो इनके पास क्या मौजूद होगा, सेल वॉल होगी। लेकिन सेल वॉल सब में नहीं है बेटा, सेल वॉल डायटम्स में है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में है, यूग्लेना में एब्सेंट हो जाएगा, स्लाइम मोल्ड्स में भी एब्सेंट है, और प्रोटोजोआ के अंदर भी क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो सेल वॉल प्रेजेंट इन फ्यू, कुछ के अंदर प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट इन फ्यू, कुछ के अंदर प्रेजेंट है, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, इनके अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल है। वहीं अगर हम दूसरे मेंबर्स की बात करें, यूग्लेना की, ये प्लांट लाइक बिहेवियर तो शो करता है लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं है। स्लाइम मोल्ड्स की बात करें, सेल वॉल इनके पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ इनके स्पोर्स में दिखाई देती है। और वहीं प्रोटोजोआ की बात करें अगर बेटा, तो प्रोटोजोआ के अंदर सेल वॉल तमाम स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल से एब्सेंट है। ठीक है, क्लियर है? देखो डायटम्स में है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी है, हम पढ़ेंगे ये दोनों, डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, इनके अंदर सेल वॉल है। किसकी बनी है, सेलुलोजिक की। किसकी, साथ साथ बोलते जाओगे तो दिमाग में याद हो जाएगा। किसकी बनी है बेटा, सेलुलोजिक, मतलब सेलुलोज की बनी हुई है।
और यूग्लेना प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है लेकिन उसके अंदर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है। वहीं स्लाइम मोल्ड्स की अगर बात करें तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है ये, इनके अंदर भी सेल वॉल एब्सेंट है। किस स्टेज में होगी? सेल वॉल सिर्फ इनके स्पोर्स में प्रेजेंट है। और अगर प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन्स के अंदर तमाम स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल से सेल वॉल हटी हुई एब्सेंट है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के अंदर आ जाइए। अगला लेयर जो है वो किस चीज का है? सेल मेम्ब्रेन का है। सेल मेम्ब्रेन किसकी है बेटा? अगेन सेम चीज, सेल मेम्ब्रेन चेंज नहीं हो रही, किसकी बनी हुई है? लिपिड की है और प्रोटीन की है। ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपोप्रोटीनस नेचर की बनी हुई है सेल वॉल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मोनरा के अंदर हमने देखा राइबोसोम जो कि प्रोटीन फैक्ट्री होता है वो कितना है? 70s टाइप का होता है। टिपिकल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s टाइप का। ये क्योंकि यूकैरियोटिक बिहेवियर शो करते हैं तो इनके अंदर राइबोसोम भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। राइबोसोम कैसा हो गया बेटा? 80s टाइप का हो गया। यूकैरियोटिक राइबोसोम कह सकते हो इसको। ठीक है, यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक बिहेवियर शो करता है। राइबोसोम कैसा है? 80s टाइप का। 2 सब यूनिट्स में स्प्लिट होगा, प्रोटीन फैक्ट्री है। 2 सब यूनिट है इसकी, एक है 60s, दूसरा है 40s। एस यहां पे बेटा स्वेडबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और ये प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है, अब क्योंकि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, हमने आपसे कहा था मोनरा के अंदर जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, वो एब्सेंट है मोनरा के अंदर, मोनरा में प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है तो इसके अंदर तमाम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। लाइक इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, ईआर प्रेजेंट, गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इसके अंदर एब्सेंट हो जाएंगी। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन की अगर बात करें बेटा तो कुछ के अंदर फ्लैजेला है और सीलिया है फॉर लोकोमोशन के लिए, मूव करने के लिए जो ऑर्गन है वो सीलिया एंड फ्लैजेला हो सकता है। ठीक है, हमने क्या सीखा? प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, इनकी मेम्ब्रेन बाउंड्री फिक्स है, न्यूक्लियर बाउंड्री फिक्स है, लेकिन क्या फिक्स नहीं है? इनके किंगडम की बाउंड्री फिक्स नहीं है। सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट है और सेलुलोजिक है। किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? डायटम्स में है, डायनोफ्लैजिलेट्स में। किसमें नहीं है? यूग्लेना में नहीं है, स्लाइम मोल्ड्स में नहीं है, प्रोटोजोआ में नहीं है। स्लाइम मोल्ड्स में अगर पूछा जाए तो कुछ स्टेज में है जो स्पोरिक स्टेज है सिर्फ। सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीनस है, मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। राइबोसोम टिपिकल यूकैरियोटिक राइबोसोम है 80s टाइप का, और जितने मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है वो यूकैरियोटिक सेल में आ गए, प्रोटिस्टा के अंदर आ गए। फ्लैजेला एंड सीलिया इसका टिपिकल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं न्यूट्रिशन। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस किंगडम के अंदर एक स्पीशीज है यूग्लेना, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम पहले बाकी के न्यूट्रिशन की बात करेंगे, फिर उस टिपिकल न्यूट्रिशन की बात करेंगे। पहला होलोफाइटिक और फोटोसिंथेटिक कह सकते हो, मतलब इनकी स्पीशीज कैसी हैं? ऑटोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब अपना खाना खुद से बना लेती हैं। ठीक है, अपना खाना खुद से बनाती है। फोटोसिंथेसिस करती है, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेंगी। डायटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। होलोजोइक है, सम प्रोटिस्टा हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच इज सिमिलर टू एनिमल्स, दैट इज फूड इज फर्स्ट इंजेस्टेड एंड देन डाइजेस्टेड। इंजेस्ट होगा पहले, उसके बाद क्या होगा? डाइजेस्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द होलोजोइक न्यूट्रिशन, टिपिकल एनिमल लाइक फूड बिहेवियर। और एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिशन है जिसको हम बोल रहे हैं मिक्सोट्रोपिक। जरा ऑस्मोट्रोपिक की बात कर ले, ऑस्मोट्रोपिक और एब्जॉर्प्टिव की। फूड इज फर्स्ट डाइजेस्टेड, यहां देखो होलोजोइक में क्या है? पहले इंजेस्ट किया उसके बाद बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया। ऑस्मोट्रोपिक का क्या मतलब है? ऑस्मोसिस के थ्रू अगर इंजेस्टेड फूड को आप ले रहे हो, सॉरी डाइजेस्टेड फूड को अगर बॉडी के अंदर ले जा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड ऑस्मोट्रोपिक या एब्जॉर्प्टिव। मतलब बॉडी के बाहर फूड का डाइजेशन होगा, उसके बाद से आप उसे डाइजेस्टेड फॉर्म में आप उसे बॉडी के अंदर ले जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोट्रोपिक या फिर एब्जॉर्प्टिव। अब हम बात करेंगे मिक्सोट्रोपिक की। मिक्सोट्रोपिक का क्या मतलब है? मिक्सोट्रोपिक का मतलब है बेटा एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म अगर लाइट प्रेजेंट है तो, ठीक है, लाइट बेटा अगर प्रेजेंट है तो ये अपना खाना कैसे बना रहा है? फोटोसिंथेसिस से। कैसे बना रहा है? फोटोसिंथेसिस से। अगर लाइट प्रेजेंट है तो अपना खाना कैसे बना रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। क्लियर है? अगर लाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो काम कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अगर लाइट एब्सेंट हो जाए, लाइट अगर एब्सेंट है, लाइट एब्सेंट है तो क्या करेगा बताओ? फिर ये बिहेवियर चेंज कर लेगा
और ऑटोट्रॉपिक की जगह अब कैसा हो जाएगा, ये हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगा, हेट्रोट्रॉपिक। प्रीडेशन कर सकता है, सैप्रोफाइटिक बिहेवियर कर सकता है, प्रेडेटर बन जाएगा या फिर सैप्रोफाइटिक बिहेवियर कर सकता है, सड़ी गली चीजों से खा के अपना गुजारा करेगा। ठीक है, ऐसा स्पेशल काइंड ऑफ नरिशमेंट को हम क्या कह रहे हैं, वी कॉल इट, इस तरह के नरिशमेंट को हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। इस तरह के नरिशमेंट को हम बोलते हैं बेटा मिक्सोट्रॉपिक नरिशमेंट। क्लियर है, इसको क्या बोल रहे हैं, मिक्सोट्रॉपिक। और ये किसके अंदर है, ये प्रेजेंट है यूग्लेना में, ये प्रेजेंट है यूग्लेना में। ठीक है, समझ में आ गया। 3 टाइप का नरिशमेंट है, होलोफाइटिक या फोटोसिंथेटिक, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो खाना ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बना रहे हैं। दूसरा है होलोजोइक, जिसको टिपिकल एनिमल लाइक न्यूट्रिशन कह सकते हैं, बॉडी के पहले फूड को इंजेस्ट करो फिर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करो। ऑब्जॉर्प्टिव या ऑस्मोट्रॉपिक कह सकते हो, इसका मतलब है बॉडी के बाहर फूड का पहले डाइजेशन हो जाएगा, फिर डाइजेस्टेड फॉर्म में थ्रू ऑस्मोसिस बॉडी के अंदर फूड को इनगल्फ कर लिया जाएगा। और मिक्सोट्रॉपिक का मतलब हुआ बेटा लाइट के प्रेजेंस में खाना फोटोसिंथेसिस से बनाया, लाइट अगर एब्सेंट है तो उसमें खाना कैसे बनेगा, सैप्रोट्रॉपिक या फिर प्रेडेशन से। ठीक है, इसका एग्जांपल यूग्लेना है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, आगे आ जाइए। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में प्रोटिस्टा दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा, एसेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों है, सेल फ्यूजन और जाइगोट के फॉर्मेशन के थ्रू है। अगर हम एसेक्सुअल मोड की बात करें तो बेसिकली ये किस चीज से रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा, बाइनरी फिजन से। ये भी किस चीज से रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा, बाइनरी फिजन से। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्यूजन ऑफ गैमेट देखा गया है। ठीक है, क्लियर है। देखो एसेक्सुअल बाइनरी फिजन से, सेक्सुअल फ्यूजन ऑफ गैमेट के थ्रू। ठीक है, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में मैंने आपसे कहा था कि प्रोटिस्टा के अंदर आपको तमाम तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे, जो आप 5 किंगडम्स में देखते हैं। अलग अलग किंगडम्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका कैरेक्टर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो हम अगर प्रोटिस्टा को डिवाइड करें तो प्रोटिस्टा को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास जो रिप्रेजेंट करती है वो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा कह सकते हो, जिसको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं, या हम ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट कह सकते हैं। इनके अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी है इस एनसीईआरटी में। हमें पढ़ना है बेटा डायटम्स, हमें पढ़ना है डाइनोफ्लैजिलेट्स, और हमें पढ़ना है यूग्लेना। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि ये तीनों की तीनों स्पीशीज फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रही है। इसीलिए हमने इनको क्या कहा है, ये प्रोटिस्टा के उस क्लास में है जिनको हम ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं। तो अगर हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो हम इनको क्या कह रहे हैं, सैप्रोट्रॉपिक कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इनको, सैप्रोट्रॉपिक कह रहे हैं। इसके अंदर बेटा हमें पढ़ना है स्लाइम मोल्ड को। स्लिमी मास है, इसका स्ट्रक्चर को बदल रहा है, लगातार चेंज हो सकता है, फंगस की तरह का बिहेवियर है न्यूट्रिशन वाइज भी। और अगर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखें वो भी स्पोर का फॉर्मेशन भी करता है, जो फंगस का बेसिकली पिक्युलर स्ट्रक्चर ये है, वे ऑफ रिप्रोडक्शन है वो स्पोर के थ्रू जाना, तो वो ये शो करता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाए बेटा हेट्रोट्रॉपिक प्रोटिस्टा की बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक प्रोटिस्टा को हम एनिमल लाइक कह रहे हैं। और इसके अंदर हमें किसे पढ़ना है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ में हम आगे फ्लैजिला के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन करेंगे 4 टाइप, एम्बीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फ्लैजिलेटेड, सीलिया प्रेजेंट है एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन तो सीलिएटेड, अगर प्रेजेंट नहीं है कोई भी स्ट्रक्चर तो स्पोरोजोन्स, और अगर सीरोपोडिया प्रेजेंट है तो हम कहते हैं एमेबॉइड प्रोटिस्ट। ठीक है, क्लियर है। प्रोटिस्टा को हमने क्लासिफाई किया, 3 टाइप में क्लासिफाई किया। पहला टाइप हमने लिखा ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा, जिनको हम प्लांट लाइक भी कह रहे हैं। इनमें हम 3 क्लासेस पढ़ेंगे, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेना।
उसके बाद हम पढ़ते हैं सैप्रोट्रॉपिक प्रोटिस्टा, जिसको हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं स्लाइम मॉल्स। और अगर हम लास्ट आ जाए हेटेरोट्रॉपिक प्रोटिस्ट, इसमें हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर है एकदम। सारी चीजें आप अगर साथ साथ पढ़ते चले जाए, साथ साथ रिवाइज करते रहे इसको लगातार, तो आपको यहीं पे याद हो जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है बेटा, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। टॉपिक जो अभी तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है प्रोटिस्टा के ऊपर। आसान क्वेश्चन है। आई होप अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो अभी आप तुरंत कर लेंगे, क्योंकि हमने अभी जस्ट क्लासिफिकेशन की स्लाइड को हटाया है और आपके सामने ये क्वेश्चन हाजिर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनोइड्स एंड डायनोफ्लैजेलेट। क्राइसोफाइट्स बेटा हम कह रहे हैं डायटम्स को। ठीक है, हम इसको किसको कह रहे हैं? डायटम्स को कह रहे हैं। इसके अंदर क्राइसोफाइट्स के अंदर आप डेस्मिड्स एंड डायटम्स पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनोइड्स एंड डायनोफ्लैजेलेट, जिनको हम पायरोफाइट्स भी कहते हैं, एंड स्लाइम मोल्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। किस किंगडम में रखे गए हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है इस चीज के बारे में। ये मोनरा में नहीं है, फंगस में भी नहीं है बेटा, एनिमेलिया में भी नहीं है। किसके अंदर रखे हुए? ये प्रोटिस्टा के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर बेटा? प्रोटिस्टा में। ये सारे के सारे क्राइसोफाइट्स, डायटम्स एंड डेस्मिड्स पढ़ते हैं इनके अंदर। गोल्डन एल्गा, यूग्लेनोइड्स एंड डायनोफ्लैजेलेट, इनको हमने किस में रखा हुआ है? किंगडम प्रोटिस्टा में। आर एच बेटा करके किंगडम प्रोटिस्टा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्राइसोफाइट्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अब मैंने आपसे कहा दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गा, जिनको हम डेस्मिड्स कह रहे हैं। ठीक है, किसको किसको इंक्लूड कर रहे हैं बेटा? डायटम्स को इंक्लूड कर रहे हैं और डेस्मिड्स को कर रहे हैं। एनसीईआरटी आपको सिर्फ डायटम्स पढ़ने के लिए कहती है, आप डायटम्स पढ़ेंगे भी यहाँ पे। अब अगर आप हैबिटेट देखें इनका, तो हैबिटेट क्या है बेटा? फ्रेश वाटर है एज वेल एज मेराइन एनवायरनमेंट, मतलब समुद्री इलाके में, ओशन में भी देखने को मिल जाएंगे आपको, और कहाँ देखने को मिलेंगे? फ्रेश वाटर में। ठीक है, डायटम्स को हम पर्ल्स ऑफ ओशन भी कहते हैं। डायटम्स को हम पर्ल्स ऑफ ओशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। इस पे क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा आपको। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, सबसे ज्यादा जो CO2 का फिक्सेशन है ओशन के अंदर, ये कर रहे होते हैं डायटम्स, बिकॉज दीज आर फोटोसिंथेटिक। तो CO2 फिक्सेशन सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं वो। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? पर्ल्स ऑफ ओशन। अब सेल वॉल की अगर बात करें बेटा, तो सेल वॉल इनकी कैसी है? सेलुलोज की बनी हुई है। सेल वॉल कैसी है? सेलुलोज की बनी हुई है, और उसके अंदर सिलिका इंप्रेग्नेटेड विद सिलिका। सेलुलोज की है, सिलिका प्रेजेंट है। उस तरह के सेल वॉल को हमने क्या कहा? या तो शेल कह सकते हो आप, या आप फ्रस्ट्यूल कहते हो। क्या बोलते हो बेटा? शेल कह सकते हो या फिर फ्रस्ट्यूल कह सकते हो। क्लियर है? बताओ, या तो शेल बोलो या फ्रस्ट्यूल को। कैसी सेल वॉल को? ऐसी सेल वॉल जिसमें सेलुलोज हो और प्लस सिलिका हो। ठीक है, सिलिका प्लस सेलुलोज वाली सेल वॉल को हम क्या कह रहे हैं? शेल कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सिलिका प्रेजेंट है तो इस तरह के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन इसका पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब एक और बात कर लें आपको। इनकी जो सेल वॉल है बेटा, वो दो हाफ्स में है। इनकी जो सेल वॉल है वो दो हाफ्स में है। जैसे सोप की तरह, जो सोप के बॉक्स होते हैं, वैसा कुछ मॉडल आपको इनकी सेल वॉल में देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का जो ऊपर की कवरिंग है, ये नीचे वाली कवरिंग के ऊपर से इसने कवर कर रखा है। इसे हम कहते हैं ऊपर वाली कवरिंग को, दिस इज कॉल्ड इपिथेका, और इसको नीचे वाली कवरिंग को बेटा कह रहे हैं हाइपोथेका। ठीक है, और इस तरह के सेल वॉल मॉडल को हम कहते हैं सोप बॉक्स मॉडल। अब आपको दो तरह से सवाल आ सकता है, किस स्पीशीज के अंदर सेल वॉल जो है वो टू हाफ्स में बटी हुई है, ऊपर वाली लेयर नीचे को कवर करती है, दैट इज डायटम्स। या एक सवाल ऐसा भी आ सकता है, किस स्पीशीज के अंदर सेल वॉल का जो मॉडल है वो सोप बॉक्स लाइक मॉडल है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डायटम्स हो जाएगा। क्लियर है? सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्राइसोफाइट्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं? डायटम्स की बात कर रहे हैं। डायटम्स कहां मिलेंगे आपको? फ्रेश वाटर में और मैराइन में, दोनों जगह मिल जाएंगे। डायटम्स को हमने क्या कहा? पर्ल्स ऑफ ओशन का। क्यों? क्योंकि ये चीफ प्रोड्यूसर्स है, सबसे ज्यादा CO2 का फिक्सेशन करते हैं। इनके अंदर सेल वॉल है, और किस चीज की है? सेलुलोज की है। सेलुलोज के साथ साथ बेटा सिलिका प्रेजेंट है, और ऐसी सेल वॉल को हम क्या कह रहे हैं? फ्रस्ट्यूल कह रहे हैं या शेल कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे समझ में? अच्छा, इनकी सेल वॉल कैसी है बेटा?
दो हाफ्स में है, ऊपर के हाफ ने नीचे के हाफ को कवर कर रखा है। ऊपर का जो हाफ है उसे हम इपिथीका कह रहे हैं, नीचे के हाफ को क्या कह रहे हैं, हाइपोथीका कह रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ अब ये मैंने आपसे भी कहा शेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल के अंदर बेटा सिलिका है, और सिलिका इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, तोड़ना बर्बाद करना, उसे खत्म कर पाना मुश्किल है, वो नहीं होता खत्म। तो अगर डायटम्स मरेंगे तो ये एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और उस जगह पे एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बेसिकली हम उसे क्या कहते हैं, डायटोमाइट या डायटोमिस अर्थ या केसलबर्ग। ठीक है, ये आपको डायटम्स की जो शेल होती है वो एक जगह पे जब एकुमुलेट हो जाएगी वहां पे, तो वो एक हार्ड स्टोनी स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं समंदर के अंदर, इसको हम क्या कह रहे हैं, डायटोमाइट या डायटोमिशस अर्थ या फिर केसलबर्ग। ठीक है, अब डायटम्स में अगर बात करें बेटा, हमने कहा डायटम्स का जो मोड ऑफ नरिशमेंट है वो कैसा है, फोटोसिंथेसिस है, तो उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे। अहम सवाल है ये, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे ध्यान देंगे हम। कौन कौन से पिगमेंट है बेटा, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है एंड ज़ैंथोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल ए है एंड क्लोरोफिल सी है, और कैसा है, ज़ैंथोफिल है। अब याद रखोगे, दिस ज़ैंथोफिल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द ऑर्गेनिजम्स। ज़ैंथोफिल की अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, ये डिफरेंट कलर्स देता है। इस वजह से ये किस तरह के दिखाई देते हैं, गोल्डन कलर के, इसलिए इनको गोल्डन कलर का कह रहे हैं। ठीक है चलिए, इनके अंदर फ्लैजेला नहीं है, सो इसीलिए क्या होते हैं, इमोटाइल होते हैं। अब एक बात समझिएगा, लोकोमोटरी का स्ट्रक्चर फ्लैजेला हो सकता है फ्लो कराने के लिए। अगर फ्लैजेला नहीं है तो ऑर्गेनिज्म पानी में पानी के बहाव के साथ फ्लो करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता है और वो पानी के बहाव के साथ फ्लो करते हैं, उनको हम प्लैंक्टन्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, प्लैंक्टन्स कहते हैं। तो डायटम्स बेटा क्या है, प्लैंक्टन्स है। वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास फ्लैजेला नहीं है लेकिन वो पानी के फ्लो के साथ फ्लो कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्लैंक्टन्स कहते हैं। तो डायटम्स क्या है बेटा, इनके पास फ्लैजेला नहीं है, ये प्लैंक्टन्स हैं, प्लैंक्टोनिक हैं, ये पानी के फ्लो के साथ घूमते रहते हैं। ठीक है, अब स्टोर्ड फूड है, फूड तो बनाते किसके थ्रू है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू है, लेकिन कुछ फूड को क्या करते हैं, स्टोर्ड कर लेते हैं। तो अगर मैं स्टोर्ड फूड की बात करें तो स्टोर्ड फूड क्या है बेटा, ल्यूकोसिन है एंड फैट एंड ऑयल है। ल्यूकोसिन आपको याद रखना है, स्टोर्ड फूड ऑफ डायटम्स की हम बात कर रहे हैं, क्या है, ल्यूकोसिन है। ठीक है, क्लियर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, बाइनरी फिजन के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर रेयर इन दिस ग्रुप, अगर होगा तो गैमेटिक मियोसिस के थ्रू होगा। ठीक है, हमें पढ़ना सिर्फ बाइनरी फिजन के बारे में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के। अगर डायटम्स की बात करें, जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन पे सवाल ज्यादातर आ सकते हैं आपको, वो है बेटा, एक तो इनका हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबिटेट याद रखिए। तीनों टाइप के आपको जो प्रोटिस्टा है इसमें के, उनके हैबिटेट आपको याद रखना है। दूसरा, इन्हें पर्ल्स ऑफ ओशन क्यों कहते हैं, क्योंकि चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ये ओशन के। तीसरी चीज, इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, ये, और इनके सेल वॉल का मॉडल याद रखना है। इनके सेल वॉल का मॉडल जो है वो सोप बॉक्स मॉडल कहलाता है। सेल वॉल किसकी बनी है, सिलिका की बनी हुई है, और उसको हम फ्रस्ट्यूल कह रहे हैं, सेलुलोज और सिलिका की। उसके बाद इनके अंदर के पिगमेंट आपको याद रखने हैं, क्लोरोफिल ए, सी एंड ज़ैंथोफिल है। इनके अंदर का पिगमेंट ये गोल्डन ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं, गोल्डन कलर के। इनके अंदर फ्लैजेला नहीं होता है, स्टोर्ड फूड ल्यूकोसिन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब एक सवाल डायटम से रिलेटेड है। मेरा ख्याल है कि आप बहुत जल्दी इसे कर लेंगे, कि अभी जस्ट हमने इसको डिस्कशन किया। नीट 2018 में पेपर आया हुआ, ये देखो, नीट 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हो, एक स्लाइड पढ़ा, नीट 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हो, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है ये। Which of the following organisms are known as chief producers in ocean? कौन से organisms इनमें से चीफ प्रोड्यूसर्स हैं? हमने अभी पढ़ा है बेटा, चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है, बताओ जल्दी से। चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है बेटा, डायटम्स है। चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है, डायटम्स। क्लियर है, चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है, डायटम्स है। क्यों है, क्योंकि ये ज्यादातर CO2 का फिक्सेशन कर लेते हैं। फिक्सेशन का मतलब हो गया CO2 को कन्वर्ट करना यूजेबल फॉर्म के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते। देखो अब एक और सवाल 2015 में पूछा हुआ सवाल है। अभी मैंने बोला इस तरह के सवाल आ सकते हैं, 2015 में पूछा हुआ है। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट्स टुगेदर। क्या कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल दो थिन ओवरलैपिंग्स में है जो कि एक दूसरे के ऊपर फिट किए हुए हैं? किसके अंदर है?
हमने अभी आपको पढ़ाया किसके अंदर बेटा, डायटम्स के अंदर। डायटम्स किस में आते हैं, क्राइसोफाइट्स में आते हैं। डायटम्स किसके अंदर आते हैं, क्राइसोफाइट्स में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, क्राइसोफाइट्स। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया है। हमने डायटम्स खत्म कर लिया प्रोटिस्टा के अंदर का। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात करें, क्राइसोफाइट्स में हमें डायटम्स पढ़ने थे, हमने डायटम्स को क्लियर कर लिया। डायटम्स के सारे पॉइंट हमारे टिप पे हैं, हमने 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए डायटम्स के। और आई होप कि जो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको फील हो रहा होगा कि यस आई कैन डू, तो यही आई कैन डू वाली फीलिंग आपको लगातार रखनी है, क्योंकि इस बैच का नाम ही है बेटा 700 प्लस संभव है। 700 हमारा टारगेट, संभव इस बैच का नाम है। तो संभव तभी होगा जब आपको ये वाली फीलिंग आ जाएगी कि ये क्वेश्चन मैंने नीट का कर लिया, ये क्वेश्चन सेक्शन पढ़ा और कर लिया। और आपको पढ़ना भी ऐसे है, छोटे छोटे सेक्शंस में आप पढ़ाई करें, उसका तुरंत क्वेश्चन कर लें। जब आप क्वेश्चन कर लेते हो तो वो आपके अंदर बेसिकली एक तरीके का कह सकते हो हिम्मत पैदा करता है कि यस आई कैन डू। तो आप क्वेश्चंस कर लो, ये तरीका बेहतर है पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन करने से। आप छोटे छोटे टॉपिक्स में क्वेश्चंस चैप्टर को पढ़ो, उसका तुरंत क्वेश्चंस करो, वो आपको जहन नशी करता है हर चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हमने डायटम्स कर लिया है। डायटम्स के बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, चलिए वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये कहा गया है 2016 में है क्वेश्चन, डायटम्स के ऊपर ही 2016 में। देखो क्या कह रहा है, डायटम्स आर द, कौन सा स्टेटमेंट, देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आए तो आप भी कोशिश करना कि ये रॉन्ग और राइट जब पूछते हैं ना तो उसके नीचे काफी सारा अंडरलाइन कर दो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो सिली मिस्टेक होती है उसी तरह क्वेश्चन में होती है। आप राइट को रॉन्ग, रॉन्ग को राइट समझ के टिक कर देते हो। तो रॉन्ग यहाँ पे पूछा गया है, तो पहले हम क्या चूज कर लेंगे, राइट हटा लेंगे। कैसे, डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ एसिड, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, बेटा है नहीं फ्लैजिला, कैसे फ्लोट करेंगे, प्लैंक्टोनिक है, पैसिवली जाएंगे बिना किसी एनर्जी खर्च किए हुए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। द वॉल्स ऑफ डायटम आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल, नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्या है, इजिली डिस्ट्रक्टेबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा, सिलिका प्रेजेंट है, कैसे तोड़ोगे। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत दिया हुआ है। उसके बाद पूछा है डायटम अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम, ये भी सही है। अभी हमने कहा कि जो शेल है वो बेसिकली एक जगह पे डिपॉजिट होती है, तो वो डायटमाइट बनाती है, कैसल गर्ग बनाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमसे क्या पूछा गया था, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने बैक टू बैक डायटम्स पे किए। चलिए आगे, अगला जो क्लास है बेटा वो हमारी क्या है, पायरोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स की क्लास है अगला। अब जरा अगर देखें इनकी कैरेक्टरिस्टिक पायरोफाइटा की, डाइनोफ्लैजिलेट्स की, ये कैसे हैं, इनका हैबिटेट अगर देखें बेटा मोस्टली मैराइन। वहां हमने क्या देखा था, फ्रेश वाटर भी थे और मैराइन भी थे। रिलेट करेंगे अब, फ्रेश वाटर भी थे और कैसे थे, मैराइन भी थे। यहाँ कैसे, मोस्टली मैराइन। They appear yellow brown or golden brown in color depending upon the main pigment present in their cell। अब वहां पे क्या क्या थे, A, C and xanthophyll, यहाँ पे भी A, C and xanthophyll। और xanthophyll बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है पिगमेंटेशन के लिए, कलरिंग के लिए। ठीक है, the cell wall of dinoflagellates, the cell wall of dinoflagellate is made up of cellulose which is divided into plates। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपने अगर पुराने ज़माने की मूवीज़ वगैरह देखी हो जिसमें ढाल का इस्तेमाल होता था लड़ने के लिए, ठीक है, आपने ढाल को देखा होगा, ढाल जब भी बनाई जाती थी तो उस पर छोटे छोटे प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर लगे होते थे। ठीक है, वो प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर थे ताकि प्रोटेक्शन किया जा सके और उसकी स्ट्रेंथ उसको देने के लिए बेसिकली। तो अगर इनका भी स्ट्रक्चर देखें, इनका भी सेल वॉल देखें, तो इनका जो सेल वॉल है बेटा उस पर छोटी छोटी प्लेट्स, जिन प्लेट्स को हम थीका प्लेट्स या फिर लॉरिका कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, छोटी छोटी प्लेट से बना हुआ है, जिन प्लेट्स को हम क्या कह रहे हैं, थीका प्लेट्स या फिर लॉरिका कह रहे हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की है। छोटी छोटी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में है, किसको कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, थीका या फिर लॉरिका कह रहे हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज प्लेट्स डाइनोफ्लैजिलेट्स को समटाइम आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स भी कहा गया, लड़ने वाले हथियार की तरह, ढाल की तरह दिखाई देंगे आपको। इनका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कैसे दिखेंगे, ढाल की तरह दिखेंगे, इसलिए इनको क्या कहा गया है, आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स कहा गया। ठीक है, चलिए इस स्लाइड पे हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। मोस्टली कैसे, मैराइन हैबिटेट में मोस्टली मैराइन, येलो से गोल्डन ब्राउन दिखेंगे, क्यों दिखेंगे, क्योंकि क्लोरोफिल ए है, सी है और xanthophyll। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी है बेटा, सेलुलोज की बनी है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में है, प्लेट है इसके ऊपर सेलुलोज की, जिनको हम लॉरिका कहते हैं, थीका प्लेट कहते हैं। और इस प्लेट्स की वजह से इनको समटाइम्स आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स भी कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा जल्दी से बात कर ले इनके फ्लैजिला के बारे में। डाइनोफ्लैजिलेट नाम ही क्यों आया, क्योंकि 2 फ्लैजिला वाले, डाइनोफ्लैजिलेट 2 फ्लैजिला वाले, इसीलिए इनका नाम डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, अब 2 फ्लैजिला कहां कहां हैं, ये सवाल उठता है कि 2 फ्लैजिला हैं तो कहां हैं 2 फ्लैजिला।
देखो डायनोफ्लैजिलेट हैव टू फ्लैजिला, वन इज ट्रांसवर्स एंड द अदर इज लॉन्गिट्यूडनल। दो फ्लैजिला है, एक है ट्रांसवर्स और दूसरा कैसा है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल है। अच्छा ये फ्लैजिला है कहां, ये फ्लैजिला ग्रूव्स में है, खाली जगहों पे, इस जगह पे देखो यहां है फ्लैजिला, एक फ्लैजिला यहां दिखाई दे रहा है इस जगह पे, एक फ्लैजिला बेटा यहां है और दूसरा फ्लैजिला यहां है, इस जगह पे फ्लैजिला है ये और इस जगह पे फ्लैजिला है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, ठीक है, क्लियर है। ये ग्रूव्स हैं, इन ग्रूव्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जरा इस पे बात कर ले, इन ग्रूव्स के अंदर है बेटा, इस ग्रूव को हम कह रहे हैं सल्कस, और दिस इज कॉल्ड सल्कस, और इसको बोल रहे हैं बेटा सिंगुलम, या फिर इसको बोल सकते हो एनुलस, या इसको बोल सकते हो ग्रिडल, ठीक है। तो इधर फ्लैजिला है एक और इधर एक फ्लैजिला है, ठीक है, दोनों ग्रुप्स के अंदर फ्लैजिला है, एक फ्लैजिला ट्रांसवर्स ग्रुप में तो उसको ट्रांसवर्स फ्लैजिलम बोलेंगे, दूसरा वाला लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप में उसे लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम बोलेंगे, ठीक है। ट्रांसवर्स फ्लैजिलम और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम इनको विप की तरह, जैसे वो चाबुक होता था उस तरीके का मूवमेंट देता है, इसीलिए इनको विर्लिंग विप भी कहा गया है, स्पिनिंग मूवमेंट भी दे रहा है और विर्लिंग विप की तरह मूवमेंट भी दे रहा है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, विर्लिंग विप कहा गया है, ठीक है। दो तरह के फ्लैजिला, ये आपको प्लेट्स दिखाई दे रही होंगी जिनको हम थीका कहते हैं, ये सूचर्स हैं, दो प्लेट जहां मिल रही होती है उनको हम सूचर्स कहते हैं, बेसिकली हॉर्न्स प्रेजेंट है इनके अंदर, और ये स्ट्रक्चर है, ये वाला गैप जो है इसी के अंदर फ्लैजिला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बेटा, फोटोसिंथेसिस है, स्टोर्ड फूड मटेरियल, वहां ल्यूकोसिन था, यहाँ पे क्या है स्टार्च, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, यहाँ पे स्टार्च है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू कर रहे हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू कर रहे हैं, एसेक्सुअल किसके थ्रू कर रहे हैं, बाइनरी फिजन के, ठीक है, क्लियर, वहां भी बाइनरी फिजन किया था, डायटम्स में बाइनरी फिजन किया, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी क्या कर रहे हैं, बाइनरी फिजन कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अच्छा कुछ स्पेशल, अब ये वाली स्लाइड मैं लिखूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों लिखूंगा, क्योंकि बेटा क्वेश्चन आते हैं बहुत, और इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं अगले साल के लिए, इंपॉर्टेंट है प्रोटेस्टा, नेक्स्ट ईयर अगले साल प्रोटेस्टा पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, प्रोटेस्टा पे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगले साल, ठीक है, क्योंकि और मैं बोलूं तो ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर जाओ पूरा अच्छे तरीके से। क्या है बेटा, डायनोफ्लैजिलेट्स में कुछ डायनोफ्लैजिलेट जैसे नॉक्टिलुका एंड गोनियोलक्स ये बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं, मतलब ये लाइट ग्लो कर सकते हैं, ठीक है, लाइट ग्लो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर कुछ फोटोजेनिक ग्रैनुल्स प्रेजेंट है, इनके कहां, साइटोप्लाज्म, इसीलिए इन डायनोफ्लैजिलेट्स को नाइट लाइट या फिर फायर अलगी भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में। बायोल्यूमिनेंस प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, एक टिप पे होगा, बायोल्यूमिनेंस किसके अंदर बेटा, नॉक्टिलुका के अंदर और गोनियोलक्स के अंदर, क्यों, क्योंकि ये नाइट में ग्लो करेंगे, इसलिए इनको क्या कहा गया है, नाइट लाइट या फिर फायर अलगा कहा गया। दूसरी चीज, अगर हम गोनियोलक्स की बात करें तो गोनियोलक्स बेसिकली बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से एक टाइड की तरीके का फॉर्मेशन आता है समंदर में, इसीलिए कहा जाता है रेड, और क्योंकि ये रेड कलर के हैं तो रेड टाइड कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन है, गोनियोलक्स। रेड टाइड कौन कॉज कर रहा है, गोनियोलक्स, याद कीजिए मोनरा के अंदर बताया था, रेड सी किसने कॉज किया था, साइनोबैक्टीरियम, क्या नाम था उसका, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम साइनोबैक्टीरिया की स्पीशीज है, उसने रेड सी कॉज किया था, वहां भी मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज हुआ था, यहां तेज हुआ तो एक टाइड नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रेड टाइड कह रहे हैं, और वो कौन कर रहा है, गोनियोलक्स कह रहा है, ठीक है। अच्छा, जिम्नोडियम और गोनियोलक्स सर्टेन टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो ह्यूमन बीइंग में पैरालिसिस कॉज कर सकता है। अब ये कैसे आएंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो ये फूड चेन के थ्रू आएंगे, फूड चेन के थ्रू ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर कर सकते हैं, इंसानों ने अगर कोई ऐसी मैराइन फूड खाया है तो उसके थ्रू बेटा ये अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो गोनियोलक्स और जिम्नोडियम ये कॉज कर रहे हैं पैरालिसिस इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट आ जाइए, यूग्लेना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ा पिक्यूलियर सा है तो प्रोटिस्टा के अंदर बिहेवियर बहुत डिफरेंट टाइप के शो करता है, ठीक है बहुत टिपिकल सा शो करता है, बहुत
बहुत टिपिकल सा बिहेवियर शो कर रहा है कि यहाँ पे ये यूग्लेनोफाइटा होगा। ओके, सो हम यूग्लेनोइड के बारे में पढ़ रहे बेटा, स्लाइड से मिस्टेक है यहाँ पे। ओके, हम यूग्लेनोइड्स के बारे में पढ़ रहे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूग्लेनोइड्स, यूग्लेनोफाइटा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आज ये इनकी बात करें, अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ देम कैसे हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले, लिविंग इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ पानी। कहाँ रहेंगे ये, रुके हुए पानी में रहेंगे। सेल वॉल नहीं होती इनके अंदर, याद रखिएगा, सेल वॉल एब्सेंट है। फोटोसिंथेटिक है लेकिन सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की लेयर बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, एक प्रोटीन की लेयर क्या है, बाहर प्रेजेंट है। ऐसे होते हैं ये इस तरह के, इनके बाहर एक प्रोटीन की लेयर बेटा प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पेलिकल कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, पेलिकल कह रहे हैं, ठीक है। अब प्रोटीन की है तो ऑब्वियस है प्रोटीन कैसा होता है, हाईली इलास्टिक है। इलास्टिसिटी की वजह से इनकी बॉडी में हाईली इलास्टिक नेचर प्रेजेंट है इनकी बॉडी में, ठीक है, इतना याद रखना। क्या प्रेजेंट है, पेलिकल। किस में प्रेजेंट है, यूग्लेना में। पेलिकल होने की वजह से इनको क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा इलास्टिसिटी मिल रही है। अब वो क्या करेगी इलास्टिसिटी, ये समझिएगा। मान लीजिए इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी पे बेटा ऑब्लिक लाइंस प्रेजेंट हैं, जिन ऑब्लिक लाइंस को हम मायोनिम्स कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, मायोनिम्स कहते हैं। मायोनिम्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से इनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट होता है। देखो बाहर प्रोटीन की लेयर है और प्रोटीन कैसा है, इलास्टिक है। मायोनिम्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मूव कर रहे हैं। इस तरह के मूवमेंट को हम यूग्लेनोइड या फिर मेटाबॉलिक कहते हैं। यूग्लेनोइड मूवमेंट या फिर क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल किसकी है बेटा, यहां लिखा है, सेल वॉल है नहीं, सेल मेम्ब्रेन है, लिपोप्रोटीन की है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग है, इसको पेलिकल कह रहे हैं। पेलिकल किसका है, हाईली इलास्टिक प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। वही यहां लिखा है मैंने, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पेलिकल यूग्लेना शोज अ स्पेशल मूवमेंट कॉल्ड मेटाबॉलिक या फिर यूग्लेनोइड मूवमेंट कहते हैं। क्लियर है। दे हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, these contractile vacuole help in osmoregulation, excretion में हेल्प करते हैं इनके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर इजेक्ट आउट करने के लिए, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे चलते हैं, ठीक है। यूग्लेनोइड हैव वन और मोर फंक्शनल फ्लैजेलम, याद रखिएगा। इनके अंदर एक फ्लैजेला, दो फ्लैजेला है। हेट्रोकॉन टाइप है, हेट्रोकॉन टाइप का मतलब होता है जब फ्लैजेला टू डिफरेंट टाइप का हो। हेट्रोकॉन टाइप है बेटा, यहां लिख देता हूं मैं, टू डिफरेंट टाइप के फ्लैजेला हो। टू डिफरेंट टाइप के फ्लैजेला, तो हेट्रोकॉन टाइप फ्लैजेला है इनके अंदर, ठीक है। हेट्रोकॉन टाइप है, एक फ्लैजेला फंक्शनल है, दूसरा प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाया। दो फ्लैजेला हैं, दोनों फ्लैजेला कहां से ओरिजिनेट होते हैं, पैराफ्लैजेलर बॉडी से, ठीक है। फ्लैजेलर बॉडी उसके नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं बेसिकली। तो आपको कह सकते हैं कि ये दो फ्लैजेलम में से एक ही फ्लैजेलम ओरिजिनेट हो पाया, प्रॉपरली डेवलप हो पाया, दूसरा नहीं हो पाया, ठीक है। इस तरह का फ्लैजेलम हेट्रोकॉन कहलाता है, जहां दो फ्लैजेला दोनों डिफरेंट टाइप के हो, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इनके अंदर हमने पहले डिस्कशन किया है मेक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब जब दिन के वक्त लाइट हो तो खाना बन जाएगा फोटोसिंथेसिस से, और रात हो जाए तो फिर प्रेडेशन या फिर सैप्रोट्रॉपिक बिहेवियर को अगर चूज कर लेता है तो उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, मेक्सोट्रॉपिक कह रहे हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है बेटा, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और ज़ैंथोफिल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्टा हैव सिमिलर पिगमेंट एज प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स, तो नाम क्या होगा, यूग्लेना। देखो ग्रीन प्लांट में भी बेटा क्लोरोफिल ए, बी और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है, यहाँ भी क्लोरोफिल ए, बी और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है। तो ए सी देखा था हमने वहां पे इससे पहले जो प्रोटिस्टा पढ़ा डायटम्स और डायनोफ्लैजेलेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ए एंड बी प्रेजेंट है। अगर हम पहली बात करें डायटम्स की तो वहां पे जो रिजर्व फूड मटेरियल था वो कैसा था, ल्यूकोसिन था। अगर हम उसके बाद बात करें बेटा डायनोफ्लैजेलेट की तो वहां रिजर्व फूड मटेरियल क्या था, स्टार्च था। यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, पैरामिलॉन है और फैट। क्लियर है, पैरामिलॉन और फैट है। और अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है, इस तरीके से कट होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। क्लियर है, बताओ। चलिए आगे चलते हैं ठीक है। अब जरा देख रहे हैं जो आप स्क्रीन पे आपको वो स्लाइम मोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। स्लाइम मोल्ड्स बेसिकली एक ऐसे स्ट्रक्चर्स जो अपना मोल्डिंग कर सकते हैं लगातार, स्लिमी नेचर है इनका, ठीक है। और इनका फंगस लाइक बिहेवियर है, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक फंगस से मैच करते हुए हैं।
लाइक इनके अंदर स्पोर्स जनरेट होता है तो वो फंगस वाला बिहेवियर है। दूसरा, इनकी बॉडी वैसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी हुई जैसे फंगस की होती है तो वो इनके अंदर है। दूसरा, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करना, वो भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक है जो इनको फंगस से मिलाती है। और इनका सैप्रोट्रॉपिक नेचर, जो खाना ये सड़ी गली चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ये सारे नेचर इनको फंगस लाइक प्रोटिस्टा में ले जाते हैं। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक देख लें। दीज ऑर्गेनिजम्स डेवलप एज अ स्लिमी मास, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, इस तरीके से ये ग्रो करते हैं स्लिमी मास एट टाइम ऑफ देयर वेजिटेटिव फेज। ठीक है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज स्लाइम मोल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स फंगस भी कहा गया है इनको। फंगस नहीं है लेकिन फंगस लाइक बिहेवियर को शो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया, स्पोर्स का जनरेशन हो रहा है, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिस तरह के फंगस की बॉडी होती है बेसिकली वैसा, ये सारा, और सैप्रोट्रॉपिक नेचर ऑफ फूड हैबिटेट, ये आपको इनको फंगस की तरह बनाते हैं। हैबिटेट क्या होगा बेटा, जहां पे भी कोई चीज सड़ी गली होगी वहां ये देखने को मिलेंगे। डिकेइंग ट्विग या फिर लीव्स, अगर कुछ भी पत्तियां गिर गई हों या इनके लिए जो लकड़ियां हैं वो अगर सड़ रही हैं तो वो इनके लिए क्या हो जाएगा, उनका हैबिटेट हो जाएगा। अब आपको मैंने बोला था इनके अंदर ट्रू सेल वॉल नहीं होती। कहां होगी सेल वॉल, सिर्फ स्पोर्स में होगी। सेल वॉल ट्रू नहीं है, पूरी लाइफ में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं, कहां प्रेजेंट है, सिर्फ स्पोर्स में प्रेजेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा बेटा, सैप्रोट्रॉपिक और फैगोट्रॉपिक होगा, सैप्रोट्रॉपिक और फैगोट्रॉपिक। क्लियर है, सेल वॉल नहीं है, हैबिटेट डिकेइंग ट्विग या लीव्स हो सकती है, ये कह सकते हैं फंगस लाइक बिहेवियर है, स्लिमी नेचर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोट्रॉपिक और फैगोट्रॉपिक। आगे आ जाते हैं। अब एक चीज समझना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिंदगी में अगर फूड अवेलेबल है तो वो उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट है उसके लिए। अगर फूड अवेलेबल है तो वो मल्टीप्लाई करना चाहेगा, अपने आप को बढ़ाना चाहेगा, अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है। और अगर फूड अवेलेबल नहीं है बेटा तो वो अनफेवरेबल कंडीशन कहलाती है। जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो फूड अवेलेबल होता है तो वो अपने साइज को इंक्रीज कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही फूड की स्कासिटी होती है वो एंटर कर रहे होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, तो वो स्पोर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। दूसरी जगह का मतलब जहां खाना खत्म हो रहा है बेटा वहां से निकलकर दूसरी एनवायरनमेंट में जाओ जहां उनको खाना मिल जाए। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। तो हमने क्या सीखा कि अगर खाना अवेलेबल होगा तो ये स्लाइमोल्ड्स अपने आप को ग्रो करेंगे। उस स्टेज को हम प्लाज्मोडियल स्टेज कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। ग्रो कर रहे हैं, खाना मिल गया, देखो जैसे यहाँ पे है, खाना जैसे ही मिलेगा तो ये अपने साइज को इंक्रीज करने लगेंगे और इंक्रीज करके यहाँ है प्लाज्मोडियम स्टेज, खाना मिल रहा है, ये लगातार ग्रो कर रहे हैं, लगातार ग्रो कर रहे हैं, लगातार ग्रो कर रहे हैं। और जैसे ही एक टाइम होगा जब खाना खत्म होने लगेगा तो इनके अंदर ऊपर की तरफ एक्सटेंशन होगा इनका प्लाज्मोडियम का, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी कह रहे हैं। इसे क्या कह रहे हैं हम, फ्रूटिंग बॉडी कह रहे हैं। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे ये स्पोरेंजियम लगता है जिसके अंदर स्पोर मदर सेल्स हैं। ये मियोसिस करेंगी और मियोसिस करके क्या बनाएंगी बेटा, स्पोर्स बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगी, स्पोर्स बना लेंगे। ठीक है, ये स्पोर्स बना लेंगे। क्लियर है, बताओ, स्पोर्स बन गए। हमने क्या देखा कि जब तक फूड अवेलेबल था ये फूड को लगातार इंगल्फ कर रहे थे और ये अपना साइज इंक्रीज कर रहे थे। उस स्टेज को, जब फेवरेबल कंडीशन है उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, हम कहते हैं उस स्टेज को फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में आए प्लाज्मोडियम का एक्सटेंशन, अपवर्ड एक्सटेंशन होगा जिसको हमने कहा फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ऊपर टिप पे उसके स्पोरेंजियम बनेगा जहां पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और स्पोर्स उस स्पोरेंजियम को बर्स्ट करके बाहर आएंगे, एयर करंट के थ्रू वो डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स होके फिर वो जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गैमेट का फॉर्मेशन बनाते हैं, गैमेट, और फिर एग्रीगेशन करके वो दोबारा से क्या बना लेंगे, प्लाज्मोडियम बना लेंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिखा है, अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम कह रहे हैं। याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम तब बनेगा जब फेवरेबल कंडीशन होगी। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। ये बेटा एकदम जहन नशी कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल कंडीशन फ्रूटिंग बॉडी। फेवरेबल प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हुआ जिसके अंदर स्पोर्स होंगे। ये स्पोर्स
अब ये याद रखिएगा, इनमें सेल वॉल नहीं है। कहाँ सेल वॉल है? स्पोर्स में सेल वॉल। ठीक है, ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं और सेवरल ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स डिस्पर्स बाय, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उसके स्पोर्स किस तरीके से डिस्पर्स करते हैं, तो ये एयर करंट के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे लास्ट है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स ऐसे स्पीशीज जो क्या शो कर रहे हैं बेटा? ये एनिमल लाइक बिहेवियर शो कर रहे हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक क्यों कहा गया? दो वजह। एक तो बेटा इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। और दूसरी चीज इनके अंदर क्या है? सेल वॉल है नहीं, दूसरी चीज क्या है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, सेल वॉल है नहीं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये दो बिहेवियर इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्टा क्लास में रखवा देते हैं। ठीक है, अब समझो इनमें हमें चार चीजें पढ़नी है। इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? इनका क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया चार टाइप में। एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, मतलब ऐसे जो एमीबा वाले, और एमीबा का आपको याद होगा क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। एमीबा के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? सीडोपोडिया होता है। तो मतलब इनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा बच्चा? जल्दी बता दो, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा? सूडोपोडिया हो जाएगा। फ्लैजिलेटेड, नाम से जाहिर हो रहा है, फ्लैजिलेटेड मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन कैसा है बेटा? फ्लैजिला है। लोकोमोटरी ऑर्गन कैसा है? फ्लैजिला है। सीलिएटेड की अगर बात करें तो लोकोमोटरी ऑर्गन कैसा है बेटा? सीलिया है। और अगर स्पोरोजोन्स की बात करें तो इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? तो जरा हैबिटेट पे नजर डाल लें। प्रोटोजोन्स कहां रहना पसंद करेंगे? एमीबॉइड प्रोटोजोन्स फ्रेश वाटर में रहेंगे, सी वाटर में रहेंगे और मॉइस्ट सॉइल में रहेंगे। अगर इनकी बात करें तो इधर फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं, किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये एक्वाटिक हैबिटेट को पसंद करते हैं। और ये वाले जो स्पोरोजोन्स हैं, ये इनकी लाइफ में कभी ना कभी इन्फेक्शियस स्पोरिक स्टेज जरूर आएगी, मतलब ये डिजीज कॉजिंग है। स्पोरोजोन जितने हैं सब के सब डिजीज कॉजिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करता है यहाँ पे, इस जगह पे बेसिकली मलेरिया बहुत फैलता है यहाँ पे। तो ये वाला पॉजिटिव एजेंट है उसका, स्पोरोजोन जो है मलेरिया फैलाने वाला। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल या तो इनके लोकोमोटरी ऑर्गन पे आता है बेटा, या फिर इनकी ये जो डिजीज कॉज करते हैं इनके एग्जाम्पल्स उस पे आता है। जैसे हम एमीबॉइड प्रोटोजोआ की बात करें तो इंटेमीबा हिस्टोलिका ये डिजेंट्री कॉज करता है। वहीं अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फ्लैजिलेटेड स्पोरोजोन्स की तो ये ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहा है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल बात करें पैरामीशियम की, ठीक है, और एग्जाम्पल बात करें बेटा स्पोरोजोन्स की तो ये प्लाज्मोडियम है, ये मलेरिया कॉज कर रहा है। ये वाला आपको याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, उसकी डिजीज अगर दी हुई है स्पेशली दिस डिजीज, ये याद करना है बेटा, ये याद करना है। ये दो डिजीज आपको क्या करनी है? याद कर लेनी। ठीक है, तो हमने आज प्रोटिस्टा हमने आज शुरू किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकेंड लेक्चर में अपने इस संभव 700 प्लस की इस ऑनलाइन श्रृंखला में सेकेंड लेक्चर में हमने आपसे प्रोटिस्टा के बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने प्रोटिस्टा में 3 तरह की क्लासेस पढ़े। प्लांट वाले प्रोटिस्टा जिसमें हमने डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेना पढ़ा। उसके बाद हमने फंगस वाले प्रोटिस्टा पढ़े, फंगस लाइक प्रोटिस्टा जैसे हमने स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा। फिर एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जिसमें हमने प्रोटोजोन्स के बारे में स्टडी की। ठीक है, तो चलते थोड़ा सा देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है शायद, आई थिंक या देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2018। नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीलिएट्स, दैट इज आप बात कर रहे हैं किसकी? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की, डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन द वन इज यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, having a contractile vacuole for removing excess water, having 2 type of nuclei and using pseudopodia for capturing prey. Differ from all other protozoans in that is having 2 type of nuclei. इनके पास कैसा होता है बेटा? 2 तरीके की न्यूक्लियस होता है इनके पास। ठीक है, 2 तरह का, एक मैक्रो न्यूक्लियस जो सोमेटिक न्यूक्लियस है और एक जर्मिनल न्यूक्लियस जो कि जर्म लाइन न्यूक्लियस है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 3rd हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एन एग्जांपल्स ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अभी हमने पढ़ा फ्लैजिलेटेड में ट्राइपैनोसोमा पढ़ा था, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा? 2nd आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आज के इस लेक्चर में हमने प्रोटिस्टा खत्म कर लिया है। आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आपको जो आज क्विज मिले या जो आपको आप डीपीपी मिले, आज के आज आप कंप्लीट करें
और आपके पास जो भी किताब हो, जो भी प्रीवियस ईयर की बुक्स पढ़ी हो या जो भी आपके पास किताब पढ़ी हो, आज बेटा आप एनसीईआरटी से इस लेक्चर को देखें, एनसीईआरटी को पढ़ें, एनसीईआरटी से फिर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, एनसीईआरटी के फिल अप द ब्लैंक्स को करने की कोशिश करें और साथ साथ जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं आज के आज वो क्लियर कर लें ताकि प्रोटेस्टा हमारा खत्म हो जाए। तभी हम फंगस की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा। मोनरा हमने खत्म कर लिया है। आई होप कि मोनरा में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। मोनरा के पॉइंट क्लियर करने के बाद हमने प्रोटेस्टा शुरू किया, प्रोटेस्टा भी हमने आज क्लियर कर लिया है। कल आपसे मुलाकात होगी तो फंगस के ऊपर हम लेक्चर्स को लेके आ रहे हैं आपके लिए, फंगस का, और बहुत इंपॉर्टेंट है, फंगस और वायरस को कंबाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि कल आपका ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग प्लांट किंगडम शुरू करेंगे, ठीक है। ओके।